आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक बेनामी जायदाद के बारे में है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मीडिया पर यह ख़बर चल रही थी कि किसी फलूदे वाले के नाम अरबों रुपए के उसके अकाउंट से पैसे निकल आए, किसी तंदूर वाले के नाम पर कोई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। तो इस तरह के जो मामलात थे कि ये इन लोगों के नाम कैसे ये प्रॉपर्टी आ गई, जबकि एक फलूदे वाला तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसका बैंक अकाउंट होगा या उसके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम भी आ जाएगी या उसके नाम पर इतनी अरबों खरबों की कोई प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये क्या तरीक़ाकार है? ये तरीका ये है कि कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी अगर वो ख़रीदता है तो वो किसी और आदमी के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको बेनामी ऑनर कहते हैं। ये लोग रियल ऑनर नहीं होते बल्कि ये बेनामी ऑनर होते हैं और इनके नाम पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है वो कोई और आदमी ट्रांसफ़र करता है, ये असल मालिक नहीं होते। इसके अलावा भी मिसाल के तौर पर और भी कोई ऐसे घर में भी कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं लेकिन अपने घर के किसी और फ़र्द के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाप बेटे के नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है, भाई दूसरे भाई के नाम पर करवा लेता है, बहन भाई के नाम करवा लेती है। इसी तरह के जो रिश्ते होते हैं, तो प्रॉपर्टी एक आदमी ख़रीदता है, पेमेंट एक करता है, लेकिन दूसरे के नाम वो ख़रीदता है, ट्रांसफ़र दूसरे के नाम होती है। तो ये जो जिसके नाम ट्रांसफ़र होती है वो बेनामी ऑनर होता है और जो असल ख़रीदने वाला होता है वो रियल ऑनर होता है, असल मालिक वही होता है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि क्यों किसी और आदमी के नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। नंबर एक, सरकारी मुलाज़म। एक सरकारी मुलाज़म है, उसकी तनख्वाह मंथली 2 लाख है। अब उसके जो अपने घर के अखराजात हैं वो बड़ी मुश्किल से इस 2 लाख में पूरे होते हैं। इसके बावजूद उसके पास एक महंगी तरीन गाड़ी है, किसी पोश इलाके में एक बड़ा बंगला है, उसकी और जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही शाहाना है। तो अब अगर वो अपने नाम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बनाता जाएगा तो उसमें उसको 2 तरह से नुकसानात हो सकते हैं। एक तो वो एफबीआर की नज़रों में आ सकता है कि इस आदमी के नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये टैक्स पे नहीं कर रहा। सेकंडली, उस पर नैब की नज़र भी पड़ सकती है। तो नैब वाले उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आपकी इनकम इतनी है, आपकी सैलरी इतनी है, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो नॉन प्रॉपर्टी है वो इतनी है, तो ये कहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और आपका इसके अलावा जो आप ये जो जॉब कर रहे हैं इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप ये इतनी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कैसे बनाते जा रहे हैं? तो उस सूरत में ये तो सबको पता होता है कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये तो असल कमाई इन लोगों की यहीं पर होती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो भी सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी जो सैलरी होती है तो वो तो जस्ट उनके रोज़मर्रा के अखराजात के लिए होती है। असल कमाई उनकी दूसरी ही होती है, जो कि वो जायज़ काम को करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो असल कमाई उनकी वही होती है जो वो किसी का भी काम जो जायज़ बेशक काम होगा उसको भी करने के लिए लोगों से बतौर रिश्वत लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि इस कमाई से या तो वो अपने किसी और अज़ीज़ रिश्तेदार के अकाउंट में वो पैसे रखते हैं ताकि कहीं से भी ये ट्रेस ना हो सके कि इनकी कोई और भी सेविंग है। और जब वो प्रॉपर्टी इनसे ख़रीदते हैं तो वो भी किसी दूसरे आदमी के नाम ख़रीद लेते हैं ताकि नैब वगैरह की नज़र इन पर न पड़ सके। इसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, एक लीगल तरीका भी होता है कि कोई आदमी किसी दूसरे मुल्क में है, जॉब कर रहा है, वहाँ पर वो इतनी उसकी सेविंग हो जाती है कि वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहता है, कोई मकान दुकान या प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहता है। अब वो दूसरे मुल्क में है तो वो किसी दूसरे शख्स को कहता है, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे घर वाले में से कोई है या कोई और अज़ीज़ रिश्तेदार है, तो मेरे लिए आप एक मकान या दुकान वगैरह ख़रीद लें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी जो ख़रीदने वाला है वो वहाँ मौका पर मौजूद होगा तो उसके नाम रजिस्ट्री होगी, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनको रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए वहाँ मौका पर मौजूद होना ज़रूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, आप ख़रीद लें, अपने नाम से ख़रीद लें, जब मैं आऊँगा तो आप ये मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देना। अब इसमें अक्सर इस तरह भी होता है कि जो भाई होते हैं, एक भाई अगर इस तरह दूसरे भाई के नाम की प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है
पेमेंट करने वाला जो बाहर बैठा हुआ है वो है, उसने थ्रू बैंक सारी पेमेंट भी की है जिसका सबूत भी मौजूद है। इसके बावजूद जब दूसरा भाई ख़रीद लेता है अपने नाम की, तो बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीयत में फतूर आ जाता है। तो वो आदमी जिसने बाहर से बैठ के सारी पेमेंट की, ये प्रॉपर्टी ख़रीदी लेकिन उसके नाम नहीं थी, वो जब अपने मुल्क आता है और आके कहता है कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करो, तो दूसरा आदमी इनकार कर देता है कि मैं ये नहीं ट्रांसफ़र करता, या तो मुझे इतनी पेमेंट करो, या फिर वो उस पूरी प्रॉपर्टी पर ही काबिज़ हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि बेनामी ऑनर। मालिक कोई और होता है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उसने ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी के नाम से ख़रीदी होती है। तो जिसके नाम से ख़रीदी जाती है वो बेनामी ऑनर होता है। असल मालिक वो होता है जिसने पेमेंट की होती है। अब अगर किसी भी आदमी के साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी, किसी दूसरे आदमी के नाम से ख़रीदी, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी अब इसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो अदालत में जाकर एक दावा फ़ाइल कर सकता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, इस्तक़रार हक़ का। तो अदालत में वो 4 चीज़ें उसको ये साबित करनी पड़ेगी कि उसने क्यों ये प्रॉपर्टी किसी और आदमी के नाम से ख़रीदी थी। अब ऐसे नहीं है कि आप बस जाएंगे अदालत को बताएंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो आपको अदालत आपके नाम ट्रांसफ़र कर देगी। नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने ये क्यों ख़रीदी थी। 4 वजूहात आपने, उसके जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं बेनामी ऑनर के लिए, कि आपने क्यों ये किसी के नाम ख़रीदी थी, और वो 4 इंग्रेडिएंट्स आपने पूरे करने हैं, वो कोर्ट में साबित करने हैं, तब जाके वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। वो 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? नंबर 1, मोटिव। मोटिव क्या होता है कि आपने वो वजह बतानी है कि किस वजह से आपने ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी के नाम से ख़रीदी है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो बग़ैर किसी वजह के किसी दूसरे आदमी के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आपको वो वैलिड रीज़न बतानी होगी। आपने ये साबित करना होगा कोर्ट में कि आपके पास क्या ऐसी मजबूरी उस टाइम थी कि आपने वो प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं ख़रीदी। जैसे अगर आप किसी बाहर मुल्क में थे तो ये आपके पास एक वैलिड रीज़न है, लेकिन आप अगर अपने मुल्क में ही थे, जैसे कि सरकारी मुलाज़म थे, और आपने वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से ख़रीदी है, तो फिर इस सूरत में आप ये जो मोटिव है ये साबित नहीं कर सकेंगे। मोटिव साबित करने के लिए आपको एक वैलिड रीज़न उसके लिए होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बेनामी वो मालिक नहीं होगा, बल्कि आप ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपने उससे गिफ्ट की है। नंबर 2, कंसिडरेशन, पेमेंट। पेमेंट किसने की है? अब अगर आपने कैश पेमेंट कर दी है तो फिर तो आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि आपने ये पेमेंट इस प्रॉपर्टी की है। लेकिन अगर आपने थ्रू बैंक वगैरह कोई भी ऑनलाइन इस तरह का ट्रांजैक्शन की है तो फिर आप इजीली उसको साबित कर सकेंगे कि आपने ये जो कंसिडरेशन है वो आपने पे की है, इस जो प्रॉपर्टी है इसकी तमाम कंसिडरेशन आपने पे की है। लिहाजा जब भी आपको कोई पेमेंट करनी पड़े तो कोशिश करें थ्रू बैंक वगैरह करें, ताकि बाद में आपको वो साबित करना आसान रहेगा, क्योंकि कैश पेमेंट साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। नंबर 3, पोजेशन, कि वो प्रॉपर्टी जो आपने बेनामी ऑनर, जिसका आप क्लेम कर रहे हैं कि दूसरा आदमी बेनामी ऑनर है, तो मिसाल के तौर पर आप अगर बाहर थे, आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, तो बेशक वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र की है, लेकिन उसका कब्ज़ा आप कभी भी किसी दूसरे आदमी के पास नहीं रखेंगे, वो आपके अपने पास रहेगा। कब्ज़ा आपके पास होना ज़रूरी है। अगर कब्ज़ा आपके पास नहीं है तो फिर इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी जो आप बेनामी ऑनर उसको दूसरे आदमी को क्लेम कर रहे हैं, तो वो बेनामी ऑनर तस्वर नहीं किया जाएगा। कब्ज़ा आपके पास होना ज़रूरी है, और ये जब आप केस करेंगे तो अदालत में आप कब्ज़ा अपना वहाँ पर साबित करेंगे कि कब्ज़ा मेरे पास है। और नंबर 4, टाइटल डॉक्यूमेंट। जो भी उस प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट होगा, टाइटल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? रजिस्ट्री। तो अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है तो वो ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। बेशक वो किसी और के नाम पर है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना तो आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है, ना आपके पास कब्ज़ा है, ना आप उसकी जो कंसिडरेशन पे की है वो साबित कर सकें, ना आप मोटिव बता सकें। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स आप मिस कर रहे हैं तो फिर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकेंगे। आपने कोर्ट में जाके ये चारों इंग्रेडिएंट्स साबित करने पड़ेंगे। अब जैसा कि मैंने एक पहले जिक्र किया था कि अक्सर होता है कि गवर्नमेंट मुलाजिम किसी और के नाम से बेनामी जायदाद ख़रीद लेते हैं, तो उसके सद्दे बाब के लिए 2017 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, जो ये बेनामी
जो जायदादें हैं उनके बारे में मुकम्मल कानून साजी इसमें है। तो इसके सेक्शन अगर 51 को हम देखें तो उसमें है कि अगर कोई भी आदमी बेनामी जायदाद बनाता है तो उस बेनामी जायदाद बनाने वाले को 1 से 7 साल तक सज़ा हो सकती है, या उस प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है मार्केट वैल्यू के हिसाब से 25% उसको जुर्माना हो सकता है, और वो प्रॉपर्टी जो बेनामी जायदाद बनाई गई है वो भी ज़ब्त हो सकती है। लेकिन ये कानून वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पर ट्रांसफ़र की जाए। अगर कोई बेनामी ऑनर ब्लड रिलेटिव में आता है तो फिर उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, उसको ये सज़ा नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ कोई भी आदमी अगर बेनामी प्रॉपर्टी वो ख़रीदता है तो फिर उसको ये सज़ाएं हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक बेनामी जायदाद के बारे में, बेनामी ऑनर के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।